दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, साथ ही साथ कैबिनेट मिशन भी। ठीक है, दो टॉपिक है। एक आप तो दिखाई दे रहा है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सेकंड टॉपिक है कैबिनेट मिशन। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। और जिस प्रकार अभी एक बल्क में वैकेंसी है, इस आधार पर इस पूरे वीडियो को देखिए आप, जिससे आपका आने वाला जो पेपर है, एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इससे पूरी तरह से ये लेक्चर पूरी तरह से MCQ के फॉर्मेट में है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। और ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कहीं न कहीं से लिया गया है। इस प्रकार याद रखिएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। पूरे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप अगर नए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है, कहाँ है? कटक, कलकत्ता, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। ध्यान रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, ध्यान रखेंगे, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुई थी। उड़ीसा कटक में हुई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1919 में, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट हुए। और 1920 में ICS, यानी जिसे आज हम लोग UPSC कहते हैं या IAS कहते हैं, उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी, ठीक है, दोनों अधिवेशन, कांग्रेस का दोनों अधिवेशन में अध्यक्ष बने। अलग बात है, त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं किए। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे इनका जन्म कटक में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ठीक है, तो 1939 में जब त्रिपुरी संकट हुआ, अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए। त्यागपत्र देने के बाद 1939 में, ध्यान रखें, 1939 में इसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुभाष बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1939 में किया था। ठीक है, कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी स्थापना किया था। INA मानसिक पुत्र था। INA, ठीक है, INA का मानसिक पुत्र था, कौन था? ठीक है, तो याद रखेंगे INA का मतलब है आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का मानसिक पुत्र कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मानसिक पुत्र था, कूट में आंसर देना है, लेकिन मैं बोल देता यहाँ पर ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा, ये दोनों INA का मानसिक पुत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का मानसिक पुत्र के रूप में ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा। ठीक है, यानी 1 और 3 जहाँ भी हो आप टिक कर दीजिए। ठीक है, टिक कर दीजिए, तो आपका डी ऑप्शन सही है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, INA ने किसके दिमाग की उपज थी? INA ने नहीं होगा, याद रखेंगे, INA किसकी दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की?
ठीक है। तो INA पहली बात समझेंगे किसके दिमाग की उपज है, ठीक है, किसके दिमाग की उपज है और किसने इसकी स्थापना की। तो याद रखेंगे INA मोहन सिंह की दिमाग की उपज है, ठीक है, मोहन सिंह की दिमाग की उपज है। और याद रखेंगे INA की स्थापना 1941 में, ठीक है, 1941 में किया गया, ठीक है, किया गया, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार याद रखेंगे INA की दिमाग की उपज मोहन सिंह का है। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की बात किया जाएगा, ठीक है। और 1941 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई। सॉरी मैंने क्या बोला यहाँ पर 1941, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, 1941 नहीं 1942 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कहीं 41 देता है तो मेरे दिमाग में चल रहा था 41 की बातें, ठीक है। तो छोड़िए 41 नहीं होगा। तो INA की स्थापना, ठीक है, INA की स्थापना याद रखेंगे कि 1942 कब किया गया था, मार्च अप्रैल 1942, ठीक है, कि में इसकी स्थापना हुई थी। तो कैप्टन मोहन सिंह ने द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु बाद में इसे मतलब इसमें जुड़ा बहुत सारे हमारे नेता, खासकर सुभाष चंद्र बोस भी जुड़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो स्थापना 1942 में इसको किया गया था भारतीय राष्ट्रीय सेना के द्वारा, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। आगे अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, प्रथम सेनापति कौन था। तो प्रथम सेनापति मोहन सिंह था, ठीक है। INA का आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, ठीक है, कब की गई। आज़ाद हिंद सरकार घोषणा निर्माण की गई, कब की गई। तो ध्यान रखिएगा ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई। आज़ाद हिंद फौज सरकार घोषणा निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई। एक बात ध्यान रखिए, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। ध्यान रखेंगे कि 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान रास बिहारी बोस ने संभाली, ठीक है। इसके बाद इसमें सुभाष चंद्र बोस भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की निर्माण करता है, जिसे हम आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की, ठीक है, कब घोषणा की। तो ध्यान रखिएगा जो घोषणा किया गया था वो 21 अक्टूबर 1943 को घोषणा किया गया था। तो ये सिंगापुर में घोषणा किया गया था स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, ठीक है, अंतिम घोषणा किया गया था सिंगापुर में, जिसे हम आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की अस्तित्व में आई, ठीक है। तो कहाँ पे अस्तित्व में आया था। तो अस्तित्व में आया था तत्कालीन मलय में, ठीक है, तत्कालीन मलय में अस्तित्व में आए थे 1943 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इसकी गठन, आज़ाद हिंद फौज की गठन की बात किया जाएगा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। तो ये जब इनके नेतृत्व मिला था वो समय है 4 जुलाई 1943 को नेतृत्व मिला था, ठीक है। और इसके बाद कह सकते हैं पूर्ण रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन या अस्तित्व मलय में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रांति ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया, ठीक है। तो किसने सहयोग दिया ये बात पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के निर्माण में, ठीक है, गठन में सक्रिय सहयोग जो दिए थे उनका नाम है रास बिहारी बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था।
तो आज़ाद हिंद फौज की प्रधान कार्यालय रंगून यानी बर्मा में स्थित था। ठीक है, बर्मा में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त। ठीक है, तो इसमें कौन जुड़े हुए नहीं थे, क्वेश्चन ये आपसे है, तो याद रखेंगे बीसी दत्त इससे जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, और इनसे जुड़े हुए व्यक्ति में प्रेम सहगल है, गुरुबख्श सिंह है, इसके बाद शाहनवाज भी है। ठीक है, राशिद अली भी हैं, सब जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? ठीक है, तो जिसने कहा था बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ठीक है, तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? उनका नाम है शिलभद्र याजी। ठीक है, ये व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने दी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नाम का सेना बनाई थी। किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की स्थापना की? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की स्थापना किए थे। सिर्फ यही नहीं, ठीक है, सिर्फ यही रेजिमेंट नहीं था, सुभाष ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था। ठीक है, और एक तरफ से रानी लक्ष्मी रेजिमेंट भी हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक किसने कहा था? ठीक है, तो देश नायक जिसने कहा था उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहे थे। ठीक है, और इसने महात्मा गांधी को भी महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जय हिंद किसका नारा है? तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा है। ठीक है, इसका नारा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो मनाया गया था वो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। और साथ ही साथ याद रखिएगा 5 से 11 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष से कारावास का दंड दिया गया? ठीक है, तो किसको दिया गया था? राशिद अली को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली लाया। लाल किला पर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी दे दिया गया और राशिद अली को 7 वर्ष का दंड दिया गया। ठीक है, जिस लाल किला पर इन लोग का मुकदमा चल रहा था, उस आज़ाद हिंद फौज के सिपाही को बचाने के लिए भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू ने फिर से एक काला कोट पहने थे। जो वकील पद छोड़ दिए थे, वकीलगिरी करना छोड़ दिए थे, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को फिर से बचाने के लिए इन लोगों ने क्या बोला जाए, वकील का कोट पहने थे। ठीक है, लेकिन नेतृत्व किसका था? भूला भाई देसाई का। बाकी वकील कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले
पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। ठीक है, जिसने नहीं किया उनका नाम है, जिसने याद रखिएगा, जिसने नहीं किया उनका नाम है मोहन सिंह। मोहन सिंह क्या किए कि ये आज़ाद हिंद फौज का अधिकारी थे, लेकिन मोहन सिंह इस मुकदमा से बचने के लिए वो भाग गए। ठीक है, भाग गए तो कोई बात नहीं। तो इसे मोहन सिंह के अलावा सभी ने सामना किए और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की। मैंने अभी बताया अध्यक्षता भूला भाई देसाई कर रहे थे, लेकिन वकील में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा असफ अली, ये सब प्रमुख वकील के तौर पर आज़ाद हिंद फौज के सिपाही का पैरवी कर रहे थे। ठीक है, खैर पैरवी करने के बावजूद भी प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी हो गया और राशिद अली को 5 साल का सजा हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? जो नहीं की थी वो आपके पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो किया था वो है भूला भाई देसाई, नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, जो थे उनका नाम है चित्तरंजन दास। ये महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु हुआ करते गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो याद रखेंगे इस कैबिनेट मिशन में कि 3 व्यक्ति आते हैं। इस मिशन के तहत में तीनों व्यक्ति के नाम इस प्रकार हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एक साथ में रहते हैं स्टफर्ड क्रिप्स। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? पैथिक लॉरेंस। कब आते हैं दिल्ली? याद रखिएगा 24 मार्च 1946। ठीक है, और इसी कैबिनेट मिशन के तहत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू होता है और अंतरिम सरकार का भी गठन होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, कौन किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। लेकिन और कौन साथ में था? इनके साथ में थे क्रिप्स, याद रखेंगे क्रिप्स, स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इससे जुड़ा होगा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन सदस्य नहीं थे? जो नहीं थे वो है वेवेल। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये तीनों थे, लेकिन अध्यक्षता कर रहे थे पैथिक लॉरेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो देखिए भारत जो आए थे ये कब आए? 7 कमीशन 1928 में, वेवेल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो विश्व युद्ध समाप्त हुआ 45 में। उनके बाद अगला जो भी आते हैं वो होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की प्रस्ताव किया था? ठीक है, तो किसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की प्रस्ताव किया था? ये ऑप्शन में है, तो ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत का विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांत से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था, उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में अभी भी इस बात का उम्मीद था, आकांक्षा था कि भारत विभाजन नहीं होगा।
ठीक है, विभाजन नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लीग को ये कबूल नहीं था। उनको एकमात्र कबूल था कि भारत विभाजन के अलावा, पाकिस्तान के अलावा कुछ भी कबूल नहीं था। अंततः अंतरिम सरकार में स्टार्टिंग में तो उसने साथ नहीं दिया मुस्लिम लीग ने, लेकिन बाद में साथ देते हैं। लेकिन जो 5 मेंबर अंतरिम सरकार में एंट्री करते हैं मुस्लिम लीग से, वो कोई भी काम में सहयोग नहीं करता है। ठीक है, सहयोग नहीं करता है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीग की इस असहयोगात्मक रवैया से तंग आकर उसने कहा था कि अब जिन्ना विभाजन चाहे या ना चाहे, किंतु हम विभाजन चाहते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ कहे थे कि अब जिन्ना चाहे कि ना चाहे अलग बात है, लेकिन मैं अब विभाजन चाहता हूँ। ठीक है, भारत विभाजन हो, पाकिस्तान अलग हो, क्योंकि पूरी तरह से भारत दंगा में उलझ गया और पूर्ण रूप से मुस्लिम लीग जो अंतरिम सरकार में बैठा हुआ था वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे। खासकर लियाकत अली जो वित्त मंत्री के तौर पर थे, पैसे फाइनेंस नहीं करेंगे, पैसे नहीं दीजिएगा तो फिर देश में क्या कौन सी काम होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस मिशन में, कैबिनेट मिशन में कभी इस बात को नहीं कहा था कि पाकिस्तान को स्वीकृति देना है। ये जरूर कहा था प्रांतीय सामूहिकरण, यानी जितने प्रांत था सब एक समूह में आ जाना है। भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल गठन किया गया, ये भी बात सही है। संविधान का निर्माण का अधिकार दिया गया, ये भी बात सही है। लेकिन पाकिस्तान का स्वीकृति ये कभी नहीं कहे थे कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, लेकिन जिस तरह का माहौल बन गया था, समय की तकाजा था कि भारत को विभाजन होना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के निम्न नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। ठीक है, तो कौन था, ये वाली बात आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें देख कांग्रेस के सब नेता हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, सब तो कहा जा सकते हैं कि कांग्रेस का ही नेता है। इसमें कौन सा एक नेता ऐसा है जो पूरी तरह उसके पक्षधर थे, तो जो पक्षधर हैं वो है महात्मा गांधी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। तो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अबुल कलाम आज़ाद। मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया कि अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 में से लेकर जब तक 46 में मेरठ में अधिवेशन नहीं हुई तब तक, याद रखिएगा, नवंबर 1946 में मेरठ में अधिवेशन होती है, तब अबुल कलाम आज़ाद से अध्यक्ष पद JB कृपलानी के पास चले जाते हैं। तब तक लगभग 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अबुल कलाम आज़ाद ही रहे। ठीक है, कैबिनेट मिशन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो जब 1946 में, मैंने अभी बताया कि ये कब आए थे कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन अभी आपको बताएं कि ये आए थे 24 मार्च 1946 को। तो 24 मार्च 1946 मैंने अभी बताया कि मेरठ में अधिवेशन नवंबर में होगा। इसका मतलब अभी तक कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में जो कैबिनेट मिशन कब आए थे, 24 मार्च 1946 को, और इसमें 3 व्यक्ति थे। कौन कौन, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष के तौर पर थे, और 2 व्यक्ति और थे, स्टफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। दोस्तों आज यहीं तक, आगे कल मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।